आइए एक बैंक डकैती की कल्पना करते हैं। मतलब कोई भी समझदार चोर सीधे बैंक के अंदर घुसकर हवा में बंदूक नहीं लहराता, राइट? बिल्कुल नहीं, वो तो बेवकूफ़ी होगी। हाँ, वो हफ्तों तक उस बैंक के बाहर बैठकर रेकी करता है। वो ध्यान से नोट करता है कि दरवाजे सुबह कितने बजे खुलते हैं या फिर सिक्योरिटी गार्ड्स की शिफ्ट कब बदलती है। और कैमरे कहाँ लगे? एग्जैक्टली और क्या कोई ऐसी पीछे की खिड़की है जिसका ताला थोड़ा कमजोर हो? ये सारा काम असल डकैती शुरू होने से बहुत पहले ही कर लिया जाता है। और आपको पता है, इस पूरी प्रक्रिया को साइबर दुनिया में इंटेलिजेंस गैदरिंग कहा जाता है। राइट। किसी भी सिस्टम पर हमला करने से पहले उसके इस काम करने के तरीके या उसकी कमजोरियों को समझना सबसे पहला कदम होता है। बिना जानकारी के हमला करना मतलब अंधेरे में तीर चलाना। हाँ, बिल्कुल एक अंधा तीर चलाने जैसा है। और यही नियम साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में भी 100% लागू होता है। आज हम जिस सोर्स मटेरियल पर चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है द एथिकल हैकर्स गाइड टू नेटवर्क स्कैनिंग एंड एन्यूमरेशन, जो कि बहुत ही शानदार गाइड है। बहुत ही डिटेल में है। और अक्सर जब हम हैकिंग शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सीधे हॉलीवुड फिल्मों वाले सीन आते हैं। अरे हाँ, वो काले टर्मिनल पर हरे रंग का कोड तेजी से गिर रहा है। हाँ, कोई तेजी से टाइप कर रहा है, फायरवॉल्स टूट रहे हैं। लेकिन असलियत में हैकिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ ये जानने में निकल जाता है कि टारगेट नेटवर्क आखिर दिखता कैसा है। सही कहा। और तकनीकी भाषा में इसे ही रिकॉनेसेंस या नेटवर्क स्कैनिंग कहते हैं। रिकॉनेसेंस, चलिए इसको थोड़ा अनपैक करते हैं। यहाँ जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात है वो ये है कि रिकॉनेसेंस के ये टूल्स सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए नहीं है। ये एक ऐसा हथियार है जिसे एथिकल हैकर्स, मतलब जो सिस्टम को बचाते हैं, राइट, और साइबर अपराधी जो सिस्टम को तोड़ना चाहते हैं, दोनों ही इस्तेमाल करते हैं। दोनों के पास एक ही नक्शा है, एक ही टॉर्च है, बस उनकी इरादे अलग हैं। एग्जैक्टली। अटैकर कमजोरी ढूंढता है अंदर घुसने के लिए, जबकि डिफेंडर ताकि वो उसे पैच कर सके, मतलब दरवाजे को बंद कर सके। बिल्कुल, ये एक तरह की दौड़ है। तो इस दौड़ को बेहतर ढंग से समझने के लिए चुना हम आज की चर्चा को एक कहानी की तरह लें। मान लेते हैं कि हम दोनों आज एक काल्पनिक कंपनी ग्लोबल टेक के नेटवर्क का असेसमेंट कर रहे हैं। अच्छा आइडिया है। तो हमारा मिशन है ग्लोबल टेक की कमजोरियों का पता लगाना। राइट। अब हमारे सोर्स मटेरियल में रिकॉनेसेंस को 2 हिस्सों में बांटा गया है, पैसिव और एक्टिव। पैसिव रिकॉनेसेंस तो ऐसा है जैसे हम दूर सड़क पर खड़े होकर ग्लोबल टेक की बिल्डिंग को बस देख रहे हैं। मतलब पब्लिक जानकारी जुटाना, जैसे उनकी वेबसाइट या लिंक्डइन। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब हम एक्टिव रिकॉनेसेंस की बात करते हैं तो इंटरेक्शन से हमें उनके अटैक सरफेस का पता चलता है। अटैक सरफेस मतलब नेटवर्क के वो सभी संभावित एंट्री पॉइंट्स जहां से कोई अटैकर अंदर आ सकता है। एग्जैक्टली। अब हमारी इस कहानी में मान लीजिए कि हम किसी तरह ग्लोबल टेक के अंदर पहुंच गए हैं। हाँ। और हमने अपना लैपटॉप उनके लोकल नेटवर्क के किसी खाली तार से जोड़ दिया है। ओहो, मतलब हम अंदर हैं। हाँ, तो सबसे पहला सवाल क्या होगा? यही कि इस नेटवर्क में हमारे अलावा और कौन-कौन है, राइट? बिल्कुल, यहीं से नेटवर्क टोपोलॉजी को मैप करने का काम शुरू होता है। और इस काम के लिए हमारे सोर्स में जिस पहले टूल का गहराई से जिक्र किया गया है वो है नेट डिस्कवर। नेट डिस्कवर बहुत ही बेसिक लेकिन पावरफुल टूल है। हाँ, अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें तो ये किसी अंधेरे कमरे में हाजिरी यानी रोल कॉल लगाने जैसा है। रोल कॉल? हाँ, मतलब आप उस अंधेरे कमरे में खड़े होकर जोर से आवाज लगाते हैं कि अरे इस कमरे में कौन कौन है, और जो भी वहां मौजूद है वो पलटकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। अरे वाह, ये बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। तकनीकी रूप से ये टूल ARP यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट के सिद्धांत पर काम करता है। ARP, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल। देखिए, नेटवर्क से जुड़े हर स्मार्ट डिवाइस के 2 पते होते हैं। पहला होता है लॉजिकल पता, जिसे हम IP एड्रेस कहते हैं, जो कि बदल सकता है। हाँ, एकदम किसी होटल के कमरे के नंबर की तरह। आज कोई डिवाइस कमरा नंबर 204 में है, कल उसे 205 मिल सकता है। अच्छा। दूसरा होता है फिजिकल पता, जिसे मैक एड्रेस कहते हैं। ये हार्डवेयर का एक स्थायी सीरियल नंबर होता है, जैसे मोबाइल का IMEI नंबर होता है। एग्जैक्टली, वो कभी नहीं बदलता। तो नेट डिस्कवर क्या करता है? वो पूरे नेटवर्क के हर एक संभावित IP एड्रेस पर एक ARP रिक्वेस्ट भेजकर पूछता है कि यहां जो भी है मुझे अपना मैक एड्रेस दिखाओ। मतलब वो उनका स्थायी पहचान पत्र मांगता है। हाँ। और जब डिवाइसेस अपनी पहचान बताती हैं तो नेट डिस्कवर एक पूरी लिस्ट तैयार कर लेता है।
इससे हमें तुरंत पता चल जाता है कि कितने सर्वर या प्रिंटर इस वक्त लाइव हैं। लेकिन मुझे यहाँ एक चीज सोचनी पड़ रही है। अगर हम इसे एक सुरक्षा टीम के नजरिए से देखें तो ये टूल इतना जरूरी क्यों है? मतलब मेरा मतलब है, अगर कोई हैकर पहले से ही नेटवर्क के अंदर मौजूद है तो वो तो एक इनसाइडर हो गया ना। क्या ये टूल सिर्फ अनअधिकृत डिवाइसेस पकड़ने के काम आता है? आपको पता है, अनधिकृत डिवाइसेस या जिन्हें हम रोग डिवाइसेस कहते हैं, वो आज के कॉर्पोरेट नेटवर्क के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक हैं। अच्छा, कैसे? मान लीजिए ग्लोबल टेक ने अपनी साइबर सुरक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। उनके पास बेहतरीन फायरवॉल्स हैं, लेकिन उनका एक कर्मचारी घर से अपना एक सस्ता स्मार्ट थर्मोस्टेट ले आता है ओहो, और उसे चुपचाप ऑफिस के वाईफाई से जोड़ देता है। अब उस स्मार्ट डिवाइस की सुरक्षा तो बहुत कमजोर है, तो हैकर सीधे फायरवॉल पर हमला नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं। वो इंटरनेट के जरिए उस कमजोर थर्मोस्टेट को हैक करेगा, और चूंकि वो डिवाइस पहले से ही ऑफिस के नेटवर्क में है, हैकर को पूरे नेटवर्क का एक्सेस मिल जाएगा। बाप रे। हाँ, नेट डिस्कवर जैसे टूल्स सुरक्षा टीमों को यही देखने में मदद करते हैं कि नेटवर्क पर अचानक से कोई नया अनजाना मैक एड्रेस तो नहीं जुड़ गया। ये तो बहुत ही बड़ा ब्लाइंड स्पॉट हो सकता है। तो चलिए हमारी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नेट डिस्कवर ने अपना काम कर दिया, हमें ग्लोबल टेक का पूरा नक्शा मिल गया और पता चला कि मान लेते हैं 50 मशीनें लाइव हैं। ठीक है, 50 मशीनें। अब अगला कदम क्या होगा? अब हमें ये देखना होगा कि इन 50 मशीनों में घुसने का रास्ता कहाँ से मिल सकता है, और साइबर सिक्योरिटी की भाषा में इन एंट्री पॉइंट्स को पोर्ट्स कहते हैं। बिल्कुल, पोर्ट्स को हम एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस के स्विच बोर्ड की तरह समझ सकते हैं। स्विच बोर्ड। हाँ, ऑफिस का मुख्य फोन नंबर एक ही होता है जो हमारा आईपी एड्रेस है, लेकिन उसके अंदर 65,000 से ज्यादा अलग अलग एक्सटेंशन नंबर होते हैं जिन्हें हम पोर्ट्स कहते हैं। 65,000? कोई एक्सटेंशन एचआर का है, कोई फाइनेंस का है। हर एक्सटेंशन पर एक अलग सर्विस डेटा का इंतजार कर रही होती है, और इन पोर्ट्स को चेक करने के लिए एथिकल हैकर्स जिस टूल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है एनमैप। ओह, एनमैप। हमारे सोर्स मटेरियल में इसे एथिकल हैकर की टूल किट का सबसे मजबूत हथियार बताया गया। और वो है भी। अगर हम आपके स्विच बोर्ड वाले उदाहरण को लें, तो एनमैप एक ऐसा ऑटोमेटेड डायलर है जो एक एक करके उन सभी 65,000 एक्सटेंशन नंबर्स पर कॉल करता है, राइट? एकदम सही। अगर किसी एक्सटेंशन पर कॉल कट जाती है, मतलब पोर्ट बंद है, और अगर कोई फोन उठा लेता है तो एनमैप समझ जाता है कि पोर्ट खुला है। हाँ, और वहां कोई सर्विस चल रही है। लेकिन सोर्स में एक और दिलचस्प बात है। एनमैप सिर्फ खुले पोर्ट्स की जानकारी नहीं देता, ये ओएस फिंगरप्रिंटिंग भी कर सकता है। ये एनमैप का सबसे स्मार्ट फीचर है। मतलब ये दूर से ही बता सकता है कि सामने वाली मशीन पर विंडोज है या लिनक्स। लेकिन तकनीकी रूप से बिना सिस्टम को छुए ये कैसे संभव है? इसको समझने के लिए हमें नेटवर्क पैकेट्स की बनावट देखनी होगी। हर ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क पर डेटा भेजने के लिए पैकेट्स बनाता है, लेकिन हर ओएस का तरीका थोड़ा अलग होता है। अच्छा। ये बिल्कुल इंसानों के एक्सेंट या लहजे की तरह है। ओह, मतलब जैसे कोई हिंदी बोल रहा है लेकिन आप उसके उच्चारण से समझ जाते हैं कि वो किस राज्य से है। एग्जैक्टली। उसी तरह विंडोज नेटवर्क पैकेट के अंदर कुछ खास झंडियों या साइज लिमिट्स को अपने तरीके से सेट करता है, जबकि लिनक्स का तरीका बिल्कुल अलग होता है। अमेजिंग। एनमैप जब बात करता है तो वो उन जवाबों के लहजे को बारीकी से सुनता है। इसी से वो इतनी सटीकता से बता पाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ये तो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। और जब एनमैप को पता चल जाता है कि पोर्ट खुला है, तो वो एक और तकनीक इस्तेमाल करता है जिसे बैनर ग्रैबिंग कहते हैं। हाँ, बैनर ग्रैबिंग। इसे समझना तो आसान है। मान लीजिए स्विच बोर्ड के किसी एक्सटेंशन ने फोन उठाया और उठते ही एक ऑटोमेटेड वॉइसमेल चला। नमस्ते, आप अपाचे वेब सर्वर के वर्जन 2.4.49 से बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और आपको पता है ये जानकारी एक हैकर के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। कैसे? जैसे ही उन्हें पता चलता है कि सामने अपाचे 2.4.49 चल रहा है, उन्हें सर्वर हैक करने के नए तरीके खोजने ही नहीं पड़ते। ओह, वो बस इंटरनेट पर जाकर सर्च कर लेते हैं। हाँ, पब्लिक डेटाबेस में पहले से मौजूद कमजोरियां या वल्नरेबिलिटीज मिल जाती हैं जिन्हें आसानी से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा रुककर एक सवाल पूछना है। हाँ, पूछिए। हमारी सोर्स मटेरियल में एनमैप के अलग अलग स्कैनिंग तरीकों का जिक्र है। इसमें सबसे मशहूर है टीसीपी सिन स्कैन, जिसे स्टेल्थ स्कैन भी कहते हैं। बहुत पॉपुलर है। सोर्स कहता है कि ये स्कैन टीसीपी हैंडशेक को पूरा नहीं करता। लेकिन आखिर ये हैंडशेक क्या है और इससे पूरा न करने से स्कैन अदृश्य कैसे हो जाता है?
मतलब क्या आज के एडवांस्ड फायरवॉल इतने बेवकूफ हैं जो इसे पकड़ नहीं पाते? बहुत ही वैलिड सवाल है। इस प्रक्रिया को गहराई से समझना जरूरी है। जब इंटरनेट पर दो कंप्यूटर जुड़ते हैं तो वो एक 3-वे हैंडशेक करते हैं। 3-वे हैंडशेक? हाँ, एक औपचारिक फोन कॉल की तरह। पहला कदम है सिन पैकेट भेजना, मतलब हेलो, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? ठीक है। दूसरा कदम है सिन एक्। सामने वाला जवाब देता है, हाँ मैं सुन सकता हूँ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? और तीसरा कदम? तीसरा होता है एक्, जहां पहला कंप्यूटर कहता है, हाँ आवाज आ रही है, चलिए बात शुरू करते हैं। जब ये तीनों कदम पूरे होते हैं तब कनेक्शन स्थापित माना जाता है। और ये स्टेल्थ स्कैन इस प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ करता है। एकदम सही। स्टेल्थ स्कैन पहला कदम उठाता है, वो सिन भेजता है और सामने वाला सिनैक भेजता है। राइट। और जैसे ही सिनैक आता है एनमैप को पता चल जाता है कि पोर्ट खुला है। अब उसे आगे बात करने की जरूरत ही नहीं है। तो वो क्या करता है? वो तीसरे कदम एक् भेजने के बजाय तुरंत रीसेट पैकेट भेजकर कनेक्शन बीच में ही काट देता है। अच्छा, उसने बस फोन मिलाया, सामने वाले ने हेलो कहा, हाँ। और एनमैप ने फोन काट दिया। एग्जैक्टली। लेकिन फिर ये अदृश्य कैसे हुआ? मतलब फोन की घंटी तो बजी ना? हाँ, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, ये स्कैन इसलिए स्टेल्थ कहलाता था क्योंकि 10-15 साल पहले के पुराने फायरवॉल्स सिर्फ उन कनेक्शंस का रिकॉर्ड रखते थे जो पूरी तरह से जुड़ चुके हों, बिल्कुल, जिनका 3-वे हैंडशेक पूरा हो गया हो। क्योंकि ये स्कैन पूरा ही नहीं होता था, इसलिए ये लॉग फाइल्स में दर्ज ही नहीं होता था। ओह। लेकिन आज के समय में आज के फायरवॉल और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम बहुत स्मार्ट हो चुके हैं। वे इन आधे अधूरे कनेक्शंस को तुरंत भांप लेते हैं। तो आज स्टेल्थ का मतलब पूरी तरह से अदृश्य होना नहीं है। तो फिर क्या है? ये बस सुरक्षा सिस्टम्स में हड़कंप मचाने से बचने की एक चालाक कोशिश है। ये एक बिल्ली और चूहे का खेल है जो लगातार चल रहा है। वाह! तो हमारी कहानी में अब तक क्या हुआ? हमने नेटवर्क स्कैन किया, हमें एक सर्वर मिला, एनमैप के जरिए पता चला कि पोर्ट 80 और 443 खुला है। मतलब वहां एक वेबसाइट चल रही है। हाँ, अब हमारा अगला कदम उस वेब सर्वर के अंदर झांकना है। लेकिन हम पब्लिक पेजेस नहीं देखना चाहते, राइट? बिल्कुल नहीं, वो तो सबके लिए है। हम उन छुपे हुए रास्तों को खोजना चाहते हैं जो आम यूजर्स को नहीं दिखते। और इसके लिए जिस तीसरे महत्वपूर्ण टूल का इस्तेमाल होता है वो है डब। डब, ये कैसे काम करता है? ये कमांड लाइन टूल है। ये डिक्शनरी बेस्ड अटैक या ब्रूट फोर्स तकनीक पर काम करता है। डिक्शनरी अटैक मतलब इसके पास एक बहुत लंबी वर्ड लिस्ट होती है जिसमें हजारों संभावित फोल्डर्स के नाम होते हैं, जैसे एडमिन, बैकअप, टेस्ट। हाँ, ये टूल एक एक करके यूआरएल के आगे इन नामों को लगाता है और चेक करता है कि सर्वर क्या जवाब दे रहा है। अगर 404 नॉट फाउंड आता है तो डब अगले नाम पर बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर सर्वर 200 ओके कहता है तो डब समझ जाता है कि उसे एक छुपा हुआ खजाना मिल गया है। और ये खजाना क्या हो सकता है? अक्सर ऐसी चीजें जो डेवलपर्स गलती से सर्वर पर छोड़ देते हैं। मान लीजिए किसी डेवलपर ने वेबसाइट अपडेट की और पुरानी वेबसाइट का आर्काइव backup.zip नाम से वहीं छोड़ दिया। उसे लगा होगा कि जब कोई लिंक ही नहीं है तो किसी को कैसे मिलेगा। इसे सिक्योरिटी थ्रू ऑब्सक्योरिटी कहते हैं। चीजों को सिर्फ इसलिए सुरक्षित मानना क्योंकि वे किसी को दिखाई नहीं दे रही हैं। ये साइबर सुरक्षा का सबसे कमजोर सिद्धांत है। लेकिन मुझे यहाँ एक डाउट है। हाँ। अगर हम आज के क्लाउड एरा की बात करें, जहाँ AWS और गूगल क्लाउड जैसे एडवांस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों खर्च कर रही हैं, तो क्या सच में आज के समय में भी कंपनियां अपनी फाइल्स का नाम एडमिन या बैकअप रखती हैं? ये शंका बहुत जायज है। मतलब क्या इतने बेस लेवल के अटैक आज के एडवांस्ड वेब एप्लीकेशन फायरवॉल को पार कर पाते हैं? मुझे मानने में मुश्किल होती है कि इतनी बड़ी कंपनियां इतनी छोटी गलतियां कर सकती हैं। देखिए, आज के फायरवॉल बहुत तेज ब्रूट फोर्स अटैक्स को ब्लॉक कर देते हैं। अगर आप 1 सेकंड में 1000 रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपका IP तुरंत ब्लॉक हो जाएगा। तो फिर हैकर्स क्या करते हैं? वे इन अटैक्स को बहुत धीमा कर देते हैं ताकि वे सामान्य ट्रैफिक जैसे दिखें। और जहां तक कंपनियों की गलतियों की बात है, टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस्ड हो जाए, उसे बनाने वाले इंसान ही हैं। ह्यूमन एरर। एग्जैक्टली। आज के CI/CD पाइपलाइंस में डिप्लॉयमेंट इतनी तेजी से होता है कि डेवलपर्स अक्सर टेस्टिंग पेजेस डिलीट करना भूल जाते हैं। और एक अकेला भूला हुआ बैकअप फाइल पूरे डेटाबेस के पासवर्ड्स एक्सपोज कर सकता है। यही वो एंट्री पॉइंट है जिसकी हैकर को तलाश होती है। बाप रे। तो अगर हम इस पूरे वर्कफ्लो को एक साथ रखकर देखें तो ये एक बहुत ही खतरनाक चेन बनाता है। कैसे? पहले नेट डिस्कवर से नेटवर्क का नक्शा बनाया, फिर एनमैप से खुले पोर्ट्स और कमजोर वर्जन्स का पता लगाया, और आखिर में डब के जरिए छुपे हुए सेंसिटिव डेटा को खंगाला।
ये तो एक परफेक्ट हैकिंग पाइपलाइन है। ये एक स्टैंडर्ड वर्कफ्लो है, लेकिन हमें सोर्स मटेरियल के उस हिस्से को नहीं भूलना चाहिए जो इसके कानूनी पहलुओं पर बात करता है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। असल जिंदगी में ये प्रक्रिया इतनी आसान और नॉइजलेस नहीं होती। जब हम एनमैप से भारी मात्रा में स्कैन करते हैं तो नेटवर्क में बहुत नॉइज पैदा होता है। लाखों पैकेट्स एक साथ भेजने से राउटर्स क्रैश भी हो सकते हैं। ओह, तो अगर हम एथिकल हैकर के रूप में किसी क्लाइंट का असेसमेंट कर रहे हैं और हमारे स्कैन से उनका सर्वर डाउन हो गया, तो ये उनके बिजनेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा फॉल्स पॉजिटिव्स की भी चुनौती है। मतलब टूल कोई कमजोरी दिखाए लेकिन असल में वो हो ही ना। हाँ, सुरक्षा टीम का बहुत सारा समय इन गलत अलार्म्स की जांच में बर्बाद हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, एथिकल हैकिंग और साइबर क्राइम के बीच सिर्फ एक कागज के टुकड़े का फर्क होता है। लीगल ऑथराइजेशन। बिल्कुल, बिना लिखित अनुमति के किसी भी सिस्टम पर एनमैप या डर्ब चलाना एक गंभीर अपराध है। इसी वजह से रेड टीमिंग में स्कोप ऑफ वर्क को स्ट्रिक्टली डिफाइन किया जाता है। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि किसे स्कैन करना है और किसे नहीं। राइट। अब सोर्स मटेरियल के आखिरी हिस्से में भविष्य की चुनौतियों का जिक्र है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस क्षेत्र में आना। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। एआई असिस्टेड वल्नरेबिलिटी डिस्कवरी और ऑटोमेटेड पेन टेस्टिंग अब कोई साइंस फिक्शन नहीं रहा। बिल्कुल, एआई इस पूरे वर्कफ्लो को अभूतपूर्व स्पीड दे रहा है। जो काम एक इंसान घंटों में करता है, एआई कुछ ही मिनटों में बिना थके कर सकता है। तो ये हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाके खड़ा करता है। क्या? अगर भविष्य में एआई इतना एडवांस हो जाएगा कि वो खुद ही पूरा नेटवर्क स्कैन कर लेगा, सारी कमजोरियां ढूंढ लेगा, तो क्या एथिकल हैकर नाम के प्रोफेशन की जरूरत ही खत्म हो जाएगी? क्या मशीनें सब कंट्रोल कर लेंगी? ये डर बहुत आम है, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। कैसे? एआई डेटा प्रोसेस करने में तेज जरूर है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी सिर्फ कोड का खेल नहीं है। इसमें कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ को समझने और क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत होती है। अच्छा, कोई उदाहरण देके समझाएंगे? मान लीजिए एआई ने स्कैन करके बताया कि सिस्टम में 3 बहुत ही छोटी और हानि रहित कमजोरियां हैं। एआई शायद उन्हें इग्नोर कर दे, लेकिन एक इंसानी हैकर उन तीनों छोटी कमजोरियों को एक साथ जोड़कर एक ऐसा बड़ा एक्सप्लॉइट तैयार कर सकता है जो सीधे कंपनी के बिजनेस लॉजिक पर हमला करे। ओह, मतलब एक जगह पुरानी फाइल, दूसरी जगह कमजोर पासवर्ड और दोनों को मिलाकर सिस्टम हैक। एग्जैक्टली। इंसान ये सोच सकता है कि पॉलिसी बाईपास कैसे करनी है। एआई अभी तक इस स्तर की रचनात्मक सोच नहीं विकसित कर पाया है। वो बस एक एडवांस टूल है, एथिकल हैकर्स को रिप्लेस नहीं करेगा। ये एक बहुत ही संतुलित नजरिया है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, तो एक बात साफ है, इंटरनेट की दुनिया में कोई भी सिस्टम पूरी तरह से अदृश्य नहीं है। बिल्कुल नहीं। चाहे आप ऑडिट की तैयारी कर रहे हो या बस जानकारी बढ़ा रहे हो, ये वर्कफ्लो समझना जरूरी है। डिवाइस खोजना, पोर्ट्स चेक करना और कमजोरियां ढूंढना, यही हर साइबर असेसमेंट की नींव है। और नींव जितनी मजबूत होगी, सुरक्षा की दीवार उतनी ही ऊंची बनेगी। सिस्टम को बचाने के लिए आपको ये समझना ही होगा कि हमला कैसे होता है। सही बात है। इस सोर्स मटेरियल ने सच में साइबर दुनिया की कई गहरी परतें खोली हैं। लेकिन इसे खत्म करने से पहले एक विचार है जो मुझे लगातार सोचने पर मजबूर कर रहा है। वो क्या? आज हमने टीसीपी, सिनस्कैन और डर्ब की बात की, जिन्हें मॉडर्न फायरवॉल्स पकड़ सकती हैं क्योंकि वे शोर मचाते हैं। हाँ। लेकिन जरा सोचिए, आजकल एआई ड्रिवन स्टेल्थ स्कैन्स इतने एडवांस्ड होते जा रहे हैं कि वे किसी सामान्य नेटवर्क ट्रैफिक या एक आम इंसान के माउस क्लिक्स को पूरी तरह कॉपी कर सकते हैं। ये तो है। वे एकदम एक आम यूजर की तरह बर्ताव करते हुए स्कैन करते हैं। ऐसे में भविष्य का सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जब एक एआई स्कैन और एक आम यूजर के व्यवहार में कोई तकनीकी फर्क ही नहीं बचेगा, तो कंपनियां उन हमलों से खुद को कैसे बचाएंगी जिन्हें वे महसूस ही नहीं कर सकती? ये सच में एक डराने वाला लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में साइबर सिक्योरिटी की पूरी दिशा तय करेगा। और इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं खत्म करते हैं। सुनते रहिए और सुरक्षित रहिए।